एक आदमी का उसने खून करवाया है, किया है, रिस्पॉन्सिबल है। 300 टुकड़े करके जलाकर फेंक दिया और फिर ऐसे बिहेव किया सबके सामने कि वो उसकी फ्रेंड है। साल 2008 में एक मामला उस वक्त मीडिया की सुर्खियां बन गया जब इसमें कन्नड़ अभिनेत्री, नेवल ऑफिसर और टीवी प्रोडक्शन से जुड़ा एक बड़ा नाम सामने आया। ये कत्ल इतना बेरहमी से किया गया था कि कातिल ने मृतक के 100 से ज्यादा टुकड़े कर दिए। अंतिम रूप से ये अंजाम जिसने भी देखा वो भीतर तक हिल गया। हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हम इस केस की एक एक बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने नए साथियों से ये कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले बेहतरीन वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जाने माने टीवी सीरियल की प्रोडक्शन टीम का हिस्सा रहे नीरज ग्रोवर, कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसाईराज और उसका बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू। आज के इस आपराधिक घटनाक्रम में ये तीन किरदार सबसे महत्वपूर्ण है। कन्नड़ अभिनेत्री मारिया सुसाईराज केरल के कोच्चि में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी। बचपन से ही डांसिंग और सिंगिंग का शौक रखने वाली मारिया ने साउथ इंडिया की कुछ छोटी मोटी फिल्मों में अभिनय में रहा करती थी। उसी समय उनकी मुलाकात नेवल ऑफिसर जेरोम मैथ्यू से हुई। ये मुलाकात जवानी में हुई मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो एक साथ स्कूल में पले बढ़े थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। आगे चलकर मारिया ने अभिनय, फिल्म और टीवी सीरियल का फील्ड चुना और जेरोम नेवल ऑफिसर बन गया। इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन मारिया चाहती थी कि वो मुंबई आकर अपने ड्रीम पूरा करे। इसलिए साल 2007 में वो मुंबई आ गई। लेकिन मुंबई में मारिया के लिए काम का रास्ता आसान नहीं था। इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी मारिया की लैंग्वेज। वो हिंदी सिनेमा और हिंदी टीवी सीरियल में अपना नाम कमाना चाहती थी, पर उसे हिंदी नहीं आती थी। मारिया अलग अलग प्रोडक्शन हाउस में जब ऑडिशन देने के लिए जाया करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नीरज ग्रोवर से हुई। ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी। कानपुर के एक साधारण से व्यापारी अमरनाथ ग्रोवर का 25 साल का बेटा नीरज ग्रोवर। तब नीरज ने मारिया से कहा कि हमें तो हिंदी बोलने वाले लोगों की जरूरत है, क्योंकि ये ऑडिशन हिंदी सीरियल के लिए है। अगर आपके लायक कोई और काम होगा तो फिर आपको कॉल करेंगे। इसके बाद नीरज वहां से चला गया। मारिया ने किसी तरीके से नीरज का नंबर अरेंज कर लिया और फिर उसे फोन किया। उसने ऑफिस में हुई मुलाकात के बारे में बताया। तब नीरज ने उसे पहचान लिया। अब दोनों के बीच बातचीत का ये सिलसिला शुरू हो गया। फोन पर लगातार होती बातचीत का ये सिलसिला उन दोनों के बीच नजदीकियों की शुरुआत था। आगे चलकर दोनों की मुलाकातें होने लगी और फिर मारिया कुछ दिनों के लिए नीरज ग्रोवर के फ्लैट में भी रही। मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू को नीरज के बारे में बताया कि नीरज मुंबई में उसे काम दिलाने में उसकी हेल्प कर रहा है। साथ ही उसने ये भी बताया कि नीरज मारिया को लेकर क्रश रखता है, लेकिन मारिया का उसकी तरफ इस तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं है। इस जानकारी ने जेरोम मैथ्यू के मन में मारिया और नीरज को लेकर शक का बीज बो दिया। 6 मई साल 2008 को मारिया ने मुंबई के मलाड इलाके में एक नया फ्लैट लिया और उस फ्लैट में वो शिफ्ट होने जा रही थी। इसके लिए उसने नीरज की हेल्प मांगी। नीरज भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके फ्लैट पर चला गया। रात करीब 10 बजे नीरज और मारिया उसी फ्लैट पर मौजूद थे। ठीक उसी समय मारिया के बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू का उसे फोन आया। बातचीत के दौरान जब मैथ्यू को बैकग्राउंड से किसी मेल वॉइस का एहसास हुआ तो उसने मारिया से पूछा कि तुम्हारे साथ और कौन है। मारिया ने बताया कि मेरे साथ नीरज ग्रोवर है, जो सामान शिफ्ट करने में मेरी मदद कर रहा है। तब जेरोम मैथ्यू ने उससे कहा कि तुम उसे रात में अपने फ्लैट पर मत रुकने देना। इसके बाद लगभग 11:30 बजे जेरोम ने एक बार फिर मारिया को फोन किया और ये कंफर्म करने की कोशिश की कि नीरज ग्रोवर उसके फ्लैट से गया है या नहीं। लेकिन मारिया ने जेरोम से बात करने की बजाय अपना फोन बंद कर दिया। इसके बाद जेरोम की बेचैनी बढ़ती चली गई। उसने तत्काल डिसीजन लिया कि वो अभी मारिया के मलाड स्थित फ्लैट पर जाएगा और देखेगा कि ये दोनों एक साथ हैं या नहीं। झूठ तो नहीं बोल रही है। उसने एयरलाइंस में पता किया कि 7 मई की सुबह 3 बजे मुंबई के लिए फ्लाइट है। उसने तत्काल मुंबई जाने का फैसला किया। वो मारिया को बिना बताए उसके फ्लैट पर जाना चाहता था। मारिया ने खुद ही अपने फ्लैट का एड्रेस जेरोम को दे दिया। जेरोम सुबह 7 बजे मारिया के फ्लैट की डोर बेल बजा रहा था। पहली बार मारिया ने इग्नोर किया, लेकिन जब दूसरी बार डोर बेल बजी तो उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन जेरोम को देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। जेरोम दरवाजे पर नहीं रुका, बल्कि वो सीधा मारिया के बेडरूम की तरफ गया। उसने वहां नीरज ग्रोवर को देख लिया।
बस फिर क्या था, दोनों के बीच तू तू मैं और जेरोम का गुस्सा बढ़ता चला गया। वो मारिया के किचन में गया और चाकू उठाकर नीरज ग्रोवर पर हमला कर दिया। उसने नीरज ग्रोवर के सारे शरीर को चाकू से गोद दिया। मारिया ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो नीरज ने उसे भी धमकी दी। इसके बाद कहते हैं कि जेरोम मैथ्यू और मारिया ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए। हत्या तो हो चुकी थी, अब बारी थी सबूत को मिटाने की। हत्यारे अब ये सोचने लगे कि डेड बॉडी को कैसे डिस्पोज किया जाए। मारिया ने अपने एक दोस्त से झूठ बोलकर उसकी कार ले ली। उसने कहा कि वो शॉपिंग करना चाहती है। दोस्त ने उसे कार दे दी। इसके बाद वो मलाड की एक मॉल में गए, जहां से उन्होंने चाकू, पॉलिथीन बैग और दूसरी चीजें खरीदी। इसके बाद वो लोग वापस मारिया के फ्लैट पर आए, जहां उन्होंने रात 3 बजे मारिया के किचन में नीरज ग्रोवर के शव के 100 टुकड़े किए। उन्हें 2 पॉलिथीन बैग में भरा और उसके बाद उसी रात उसे कार में लोड करके निकल गए। मारिया के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। इसके बाद रास्ते में दोनों ने बोतल में पेट्रोल खरीदा और पालघर जिले के मनोर की तरफ चल पड़े। मनोर के जंगल में कार रोकी और लाश के टुकड़ों से भरे बैग बाहर निकाले। फिर उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। जब उन्हें यह भरोसा हो गया कि डेड बॉडी पूरी तरह से जल चुकी है तो उसके बाद वो वापस वहां से मुंबई की तरफ चल पड़े। करीब रात के 10 बजे वो वापस अपने मलाड वाले फ्लैट पर आए। यहाँ उन्होंने हत्या के हर उस सबूत को मिटाने की कोशिश की जो उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकता था। दीवार पर पड़े खून के धब्बों को मिटाने के लिए उसे पेंट किया गया। घर का फर्नीचर, कर्टन सभी चेंज कर दिए गए। इसके बाद उस रात जेरोम वहीं रुका और अगली सुबह वापस कोच्चि पहुंच गया। इधर नीरज ग्रोवर बीते 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं पहुंचा था, इसीलिए उसके दोस्तों ने उसकी खोज खबर शुरू की। दोस्त नीरज को फोन कर रहे थे पर उनकी बात नहीं हो पा रही थी। इस बात की खबर उन्होंने नीरज के माता पिता को भी दी और नीरज को हर जगह पर ढूंढने की कोशिश की। नीरज को लेकर उन्होंने मारिया से बात की तो मारिया ने कहा कि वो 6 मई की रात मेरा रूम शिफ्ट कराकर वहां से चला गया था। इसके बाद नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। मुंबई पुलिस इस मामले की जांच करने लगी। जब पुलिस ने मारिया से पहली बार पूछताछ की तो मारिया ने पुलिस को यही बताया कि नीरज सामान शिफ्ट कराकर घर चला गया था। लेकिन पुलिस ने जब नीरज और मारिया के फोन की सीडीआर निकलवाई तो नीरज की मोबाइल लोकेशन मारिया के फ्लैट पर ही थी। इतना ही नहीं, रात 1 बजे नीरज ने किसी से बात भी की थी। इसके बाद पुलिस ने मारिया के फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की। उस गार्ड ने पुलिस को बताया कि उसने मारिया को अपने मित्र के साथ कार में बैग रखते हुए देखा। इसके बाद पुलिस ने मारिया से सख्ती से पूछताछ की और मारिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि यह हत्या उसके बॉयफ्रेंड जेरोम मैथ्यू ने की है। उसने हत्या को रोकने की कोशिश की तो मैथ्यू ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसके बाद पुलिस ने कोच्चि से जेरोम मैथ्यू को गिरफ्तार किया। मारिया को भी अरेस्ट किया गया। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया जिसमें डेड बॉडी को लेकर ट्रैवल किया गया था। उसमें पुलिस को खून के धब्बे मिले। मनोर के जंगलों में जली हुई डेड बॉडी के अवशेष मिले जिनमें दांत और कुछ हड्डियां थी, जिससे नीरज के परिवार के डीएनए सैंपल का मिलान किया गया और ये कंफर्म हुआ कि ये अवशेष नीरज ग्रोवर के ही हैं। जब मामला कोर्ट में गया तो इस मामले का फैसला साल 2011 में यानी लगभग 3 साल बाद आया। कोर्ट ने कहा कि जेरोम मैथ्यू ने अचानक गुस्से में आकर हत्या की है और सबूत को मिटाने की कोशिश की है। इन दोनों अपराधों के लिए उसे 50,000 रुपए जुर्माना और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वहीं मारिया को नीरज की हेल्प करने के लिए 3 साल की सजा सुनाई गई। नीरज के माता पिता इस फैसले से असंतुष्ट थे पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। साल 2018 में जेरोम जेल से बाहर आ गया। मारिया अदालत से छूटने के बाद कई दूसरे गलत कामों में लग गई। साल 2011 में नॉट लव स्टोरी नाम से इस इंसिडेंट पर आधारित गोपाल वर्मा ने एक फिल्म बनाई जो लड़की केरल चलकर मुंबई हीरोइन बनने आई थी। उसकी कहानी पर ही यह फिल्म बन गई। आपको क्या